में मौजूद चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? गेहूं के गीले आटे में मौजूद चिपचिपा पदार्थ क्या होता है जो खमीर के साथ मिलकर आटे को फुलाने में मदद करता है? तो होता क्या है, आटे को जब पानी में मिलाते हैं ना तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है। उससे क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पता भी होगा, हमारे जो गेहूं होते हैं उसमें ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जब ईस्ट के साथ जब इसे हम मिलाते हैं ना, ईस्ट जिसे हिंदी में हम खमीर कहते हैं, इसमें जब मिलाते हैं तब क्या होता है, जो CO2 गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो रिलीज होती है। वो जब बाहर निकलती है तो उससे आटा क्या होता है? फूलता है। उससे आटा क्या होता है? फूलता है। तो फिलहाल तो जो हमसे पूछा है, फुलाने का काम कौन करता है? खमीर मिलाने की वजह से प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। ग्लूटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है अभी? वह दर्पण क्या कहलाता है? वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रीय हो? वक्रीय होता है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे मिरर होते हैं, जो एक कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें से हमें पूछा है जो बाहर की तरफ से क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो होता है कि एक्चुअली जो हमारा जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव कुछ इस टाइप से होता है। कॉनकेव कुछ इस टाइप से होता है, अंदर की लेयर इस टाइप से सिर्फ होती है, कर्व्ड होती है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव। इसे हम कहते हैं कॉनकेव। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है। हमारा कॉन्वेक्स क्या होता है? किस टाइप से होता है अभी? हमारा कॉन्वेक्स जो होता है वो इस टाइप से होता है, अंदर से इस टाइप से होता है और बाहर की साइड से जो है इमेज बनती है। बाहर की साइड से इमेज बनती है। तो हमसे क्या पूछा है? जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर से वक्रीय हो। तो ये बाहर की ओर से वक्रीय किसका है भाई? ये है कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स। जिसका अंदर की ओर से कर्व होता है वो होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। और जो बाहर की तरफ से कर्वीय होता है, वक्रीय होता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो हमसे यही पूछा है जो बाहर की ओर से वक्रीय, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है भाई? बिना बुझा चूना पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जैसा कि बिना बुझा चूना जो होता है वो क्या होता है? हमारा COAO। क्या कहते हैं हमसे? क्विकलाइम। क्या कहते हैं? क्विकलाइम। जब इसमें हम क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है पानी के साथ अभिक्रिया करके, इसमें जब पानी हम मिलाते हैं, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई? तब हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है? सिलेक्ट लाइम। क्या क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अभिकारक हैं, एक तो ये अभिकारक है जो कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा है H2O जो कि वाटर है। ये दो अभिकारक हो गए। दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो अभिकारक बनकर, दो रिएक्टर बनकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जो अभिक्रिया होती है वो कॉम्बिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। संयोजन रिएक्शन कहलाती है। दो अभिकारक मिलकर एक बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया हमारी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पादप पोषक तत्वों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक हमारा भिन्न है। तो जैसा कि आपकी डिमांड थी कि भाई सर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों क्वेश्चन होने चाहिए, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं ले आया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है और जिसे हिंदी आती है वो हिंदी में देख सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है? तीन जो हैं, तीन ऑप्शन जो हैं वो एक तरह से समान है और जो एक चौथा है वो इन सबसे भिन्न है। और क्या पूछ रहा है? पादप पोषक तत्वों के 4 अंग दिए हैं, तो ये पादप पोषक तत्व है। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़े होंगे एक मैक्रो एलिमेंट होते हैं और एक माइक्रो। एक क्या होते हैं? मैक्रो हमारे जो पौधों को मतलब ज़रूरत पड़ती है जो तत्वों की, एलिमेंट की, वो एक मैक्रो होते हैं और एक होते हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स जो
कम मात्रा जिसकी चाहिए होती है और मैक्रो जिसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। तो उनमें से क्या क्या होते हैं, एक तो NPK, क्या होता है NPK, क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और इसके साथ क्या होता है सल्फर की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में मैक्रो एलिमेंट है ये, और कैल्शियम भी होता है, और क्या होता है हमारा मैग्नीशियम भी क्या आता है मैक्रो में आता है। और जो हमारे माइक्रो में आते हैं, माइक्रो में कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है, ये हमारे माइक्रो एलिमेंट है। तो हमसे ये पूछा क्या है इन सबसे अलग है, तो हम देख रहे हैं जो मैग्नीशियम और फास्फोरस है, मैग्नीशियम हमारा किस में आया था मैक्रो में आया था, ये हमारा मैक्रो हो गया, क्या हो गया ये हमारा मैक्रो हो गया। और कॉपर और मैग्नीशियम ये तो भाई हमारा माइक्रो हो गया, ये किस में आ रहा है माइक्रो में। और इस जो तीसरा देख लेते हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम किस में आ रहा है मैक्रो में, किस में आ रहा है मैक्रो में। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे पेड़ पौधों को, ठीक है, जो मैक्रो वाले होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे पेड़ पौधों को, और जो माइक्रो होते हैं इनकी कम ज़रूरत पड़ती है। तो और फिर कैल्शियम और दूसरा कह दिया कैल्शियम और सल्फर, तो कैल्शियम और सल्फर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे माइक्रो हो गए, ये हमारे क्या हो गए माइक्रो, ये मैक्रो हो गया, ये भी मैक्रो हो गया, पोटेशियम कैल्शियम भी मैक्रो हो गया, और सल्फर भी मैक्रो हो गया, मैग्नीशियम मैक्रो हो गया, फास्फोरस भी मैक्रो हो गया। तो इसमें जो हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन जो है, पहला, तीसरा और चौथा ACD मैक्रो है, और जो B वाला है वो माइक्रो एलिमेंट है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन चारों से ये भिन्न है, अलग है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के प्रोहो यानी कि जैसे सूट्स कहते हैं प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं, प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं, पौधे की जो टहनियाँ होती हैं प्रकाश की ओर क्यों झुक जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रकाश की जो प्रो होते हैं सूट्स होते हैं वो प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं पौधों के सूट्स। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पौधे होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ये तो रही हमारी ज़मीन से नीचे क्या होती है हमारी जड़ें होती हैं, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं रूट्स, और ऊपर हमारा पौधा होता है, इसे हम क्या कहते हैं सूट्स, इसे हम क्या कहते हैं सूट्स। तो हमसे पूछा क्या है कि ये प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो सूर्य से प्रकाश आता है उससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन, क्या ऑक्सिन, जिसका काम क्या होता है, एक हार्मोन होता है ऑक्सिन जिसका काम होता है सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन करना जिसका काम होता है, ठीक है, एक सेल डिवीजन करना जिसका काम होता है, वो क्या करता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो वो एक जगह पे इकट्ठा होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ठीक ऊपर से आ रहा है तो इस टाइप से हमारा सीधा होगा, लेकिन जब इस साइड से आएगा, साइड से आ जाएगा, तो हमारा जो होता है इस टाइप की टहनी है, मान लो सूट्स इस टाइप का है, तो जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो पेड़ होता है वो ज़्यादा विकास हो जाता है, तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इस तरफ झुक जाता है। मतलब कह सकते हैं ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण यह होता है, जो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं पेड़ पौधों के प्रो सूट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यदि किसी क्षेत्र पर 1000 इकाई सूर्य प्रकाश ऊर्जा पड़ती है तो कितनी इकाई ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तो जैसा कि आपको पता होगा जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये तो स्वयंपोषी होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे स्वयंपोषी होते हैं। फिर जो इन स्वयंपोषी पेड़ पौधों को जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी है, बकरी इन पेड़ पौधों को खाती है तो ये क्या हो गई प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, और जब जो इससे खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने एक नियम पढ़ा होगा 10% का नियम, जो लिंडमान का नियम है 10% का, जो मतलब एक स्तर से जब दूसरे स्तर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसका 10% ही एनर्जी जाती है, कितनी 10%। जैसे प्राइमरी उपभोक्ता जो है उसे सेकेंडरी उपभोक्ता जो खाएंगे ना, तो जो एनर्जी होगी
प्राइमरी उपभोक्ता में 100% अगर होगी तो उसकी केवल 10% सेकेंडरी उपभोक्ता को मिलेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो वो जो प्रकाश का यूज करते हैं केवल 1-2% करते हैं, मात्र 1-2% करते हैं। कितना करते हैं? 1-2% करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, 1000 इकाई सूर्य का प्रकाश आता है। तो 1000 इकाई सूर्य का प्रकाश आता है, इसका मतलब ये हमारे पेड़ पौधे कितना लेते हैं, इसका केवल 1%। इसका केवल कितना लेते हैं? 1%। तो 1000 का जो 1% होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 10। अब ये तो पेड़ पौधों में एनर्जी है, 10% एनर्जी कितनी आई? पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों से ये क्या कह रहा है, कितनी इकाई ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तो प्राथमिक उपभोक्ता तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर इसका 10% लेना होगा। ये जो हमारा 10% आया है, इसका 10% फिर हमें निकालना होगा, तो हमारा सही आंसर आएगा। तो 10 का जो 10% आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो जिसमें 1 हमारा आ रहा है, 1 यूनिट बच रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये क्या दिया है, हमारा दिया है 10%, जो ऑप्शन है डी हमारा क्या कह रहा है भाई? डी जो है हमारा वो है 10% ऑफ 1% ऑफ 1000, जो कि हमारा 1 यूनिट आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर होगा। कुछ लोगों ने इसका बी लगा दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ ने सी लगाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको एक प्रकार का मॉडल पेपर समझिए, एक प्रकार का मॉक टेस्ट समझिए। आपको मॉक टेस्ट समझ के इसके जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देने की कोशिश करना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? मैच द साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है? वैज्ञानिकों को उनके योगदानों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या दिए? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे रॉबर्ट हुक जी थे ना, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। सबसे पहले सेल की खोज की थी, जो कि 1665 में लगभग की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो उन्होंने सेल की खोज की थी वो क्या थी? वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? मृत कोशिका थी, उसकी खोज की थी। और जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी हैं, जो हमारे सेल होती है ना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन जी हैं, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और जो हमारे पुरकिंजे जी हैं, जो हमारे पुरकिंजे जी हैं, जो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। इन्होंने खोज नहीं की थी। जो हमारे पुरकिंजे जी हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का क्या किया था? नामकरण किया था। इन्होंने खोज नहीं की थी। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की थी, उसका श्रेय किसे जाता है भाई? हमारे उसका श्रेय जो जाता है डार्जीने को जाता है। किसे जाता है? दुरजार्डी को जाता है। किसे? दुरजार्डी। जो हमारे एक दुरजार्डी वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको जाता है। उन्होंने इसकी प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। कब की थी? 1835 में की थी। लेकिन जो इन्होंने जो दुरजार्डिन जो हैं, उन्होंने 1839 में जो खोज की थी प्रोटोप्लाज्म की, तो इसका नाम प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इन्होंने कोई दूसरा नाम रखा था। फिर पुरकिंजे जी आए, इन्होंने इसका नामकरण कर दिया प्रोटोप्लाज्म। तो हमने बता दिया आपको, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? डेड सेल की। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। तो इसमें जो आंसर हो भाई हम देख लेते हैं। तो मतलब 1 का सी होना चाहिए और 2 का ए होना चाहिए। 1 का सी और 2 का ए, 3 का बी, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टूथ डिके बिगिंस ऑन पीएच। हमारे दांत है ना, दांतों का झड़ना कब शुरू हो जाता है? दांतों का टूटना कब शुरू हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो दांत होते हैं ना, जो हमारे दांत होते हैं, वो हमारे मुंह में ही होते हैं। दांत हमारे मुंह में ही दांत होते हैं। तो हमारे मुंह में एक सलाइवा पाई जाती है। उसका पीएच कितना होता है? लगभग 6.7 के आसपास होता है। तो वो तो हमारे मुंह में रहता है, तो उस वजह से तो दांत टूटते नहीं हैं। उस वजह से दांतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका 6.7 सलाइवा का पीएच होता है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, इससे कम वाला ही आंसर होगा। तो ये वाला तो हमारा कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, है ना।
तो जो हमारा आंसर होगा, तो मैं आपको बता दूं, दांतों का क्षय जो होने लगता है वो 5.5 से अगर पीएच कम है, मतलब 5.5 से ज़्यादा एसिडिक अगर कोई चीज़ है, तो उससे हमारा पीएच, हमारे जो दांत हैं वो क्षय होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है, होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा लेस देन 5.1, 5.5, लेस देन 5.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा है, देख लेते हैं, हाइड्रोलिटिक अम्ल के कितने द्रव्यमान में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 16 ग्राम मीथेन में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के समान होगी? किसकी समान होगी? हाइड्रोजन जो मीथेन में 16 ग्राम मीथेन में मौजूद हाइड्रोजन होते हैं, उसके समान होगी किसकी? हाइड्रोलिक अम्ल में जो हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या है वो इसके बराबर कब होगी, कितना ग्राम होगा तब होगी, ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें पता है HCl जो होता है, HCl जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है वो केवल एक परमाणु होता है। HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो कितना होता है? एक। और जो हमारा मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसमें जो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो हैं 4, वो हमारे कितने हैं? 4। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो मीथेन है ना, तो मीथेन के एक पूरे अणु का जो होता है मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है, कितना होता है भाई? 36.16 ग्राम हमारा दिया है। ये क्या दिया है? 16 ग्राम मीथेन, तो ये 16 ग्राम हो गया। और मैं आपको बता दूं, अब हमें ये इसमें क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4 हाइड्रोजन वाला परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो इसके 4 हैं, तो हमें इसे 4 करने के लिए क्या करना होगा? इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, मतलब 4 हमें परमाणु लेने पड़ेंगे, मतलब पूरे HCl के 4 अणु लेने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो HCl का परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1 मोल का पूरे एक अणु का कितना होता है? वो हमारा होता है 36.5 ग्राम। कितना होता है? 36.5 ग्राम होता है। लेकिन क्योंकि ये कह रहा है जो मीथेन में 16 ग्राम मीथेन में जो मौजूद हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके बराबर होना चाहिए, उनके समान होना चाहिए हाइड्रोलिक अम्ल में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो। तो इसमें 4 है, तो इसमें भी 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो हम इसके जो मोलर द्रव्यमान है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 पंजे 20 लगा पॉइंट, 4 छंग 24, 24 और 2 26, और 4 3 12 और 2 14। तो हमारा 146 ग्राम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, कह रहा है भाई 4 अणुओं ग्लूकोज, पाइरूवेट, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड पर विचार करें, इनमें से डैश। मेरे आंसर देने से पहले आप भी आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आपको आता है तो। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई इसमें दो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें 3 कार्बन परमाणु हैं, सभी चारों पदार्थ 3 कार्बन अणु वाले हैं, और 3 पदार्थ जो हैं 3 कार्बन अणु वाले हैं, और केवल एक पदार्थ जो है 3 कार्बन अणु वाला है। ये हमसे पूछा है, इसमें क्या सही आंसर होगा? तो इसका आंसर देने के लिए आपको इन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता होगा क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। ग्लूकोज का भी पता होगा क्या होता है? C6H12O6। इसका भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इनसे अगर हम देखें तो इसमें एक कार्बन परमाणु है, इसमें 6 हैं। तो ऐसा तो एक वाला तो कोई दिया नहीं है, एक वाला तो इनमें कोई दिया नहीं है ना, और 6 वाला भी कोई नहीं दिया है, तो इनसे तो बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमें पाइरूवेट और लैक्टिक अम्ल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सभी चारों 3 कार्बन परमाणु वाले हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। और 3 पदार्थ 3 कार्बन परमाणु वाले होने चाहिए, अणु वाले हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। और दूसरा, ओनली एक सब्सटेंस हैविंग, केवल एक पदार्थ 3 कार्बन परमाणु वाला होना चाहिए, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? पाइरूवेट का जो होता है C3H4O3। क्या होता है? C3H4O3 होता है। और जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला? C3H6O
O3। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि पायरुवेट जो होता है इसमें भी कार्बन के 3 परमाणु हैं, और जो लैक्टिक अम्ल है इसमें भी कार्बन के 3 परमाणु हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 पदार्थ ऐसे हैं जो 3 कार्बन अणु वाले हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं करा रहा हूँ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी चुका हूँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी चुका हूँ, है ना। जितनी भी मैंने वीडियोस कराए हैं, जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं चैनल पे, उन सभी वीडियो में लगभग एक क्वेश्चन इस टाइप का है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है? कांच और बर्फ का अपवर्तनांक इतना दिया है, ठीक है। और प्रकाश की एक किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो प्रकाश किरण कांच में अभिलंब से किस तरफ झुकेगी, ये हमसे पूछा है। तो जैसा कि हमसे पूछा गया है, आपको पता होगा जो अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या बताना है? किरण बर्फ से कांच में जाती है। किसमें? बर्फ से कांच में जाती है। तो हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा गिलास है, प्रकाश की एक किरण बर्फ से कांच में गमन करती है। जो हमारा निकालना है, हम जो गिलास है वो ऊपर रख लेंगे और जो वाटर है वो नीचे रख लेंगे। इसी प्रकार से हम गिलास अपॉन म्यू वाटर, इस टाइप से हम रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। तो हमारा जो कांच का दिया है 1.65 दिया है। कितना दिया है? 1.65। और जो बर्फ़ का दिया है वो 1.31। अब अगर हम इसे डिवाइड करें पॉइंट से, तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो अगर जब हम इसे काटेंगे तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ही आएगा। क्या आएगा? एक से ज़्यादा ही आएगा। तो एक से कम वाला जो एक ए है, ये तो हमारा वैसे ही कट जाएगा, और जो डी है ये भी हमारा कट जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा या तो बी होगा या सी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसके लिए हम देखते हैं क्या होता है। ये क्या कह रहा है? एक किरण बर्फ से कांच में जाती है। क्या करती है? बर्फ से कांच में जाती है। जैसे ये हमारा अभिलंब है, यहाँ पे हमारा बर्फ़ है, और यहाँ पे हमारा कांच है। यहाँ पे क्या है? कांच है। अब जब हमारी प्रकाश की किरण यहाँ से, जब ये, क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ जिसका कम होता है अपवर्तनांक, वो क्या होगा? विरल माध्यम। तो बर्फ़ हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और ऐसा मैंने आपको बताया, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जो हमारी प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ना कि उससे दूर हटती है। लेकिन जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश किरण, तब अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। तो इसमें तो विरल से सघन में जा रही है, वही बर्फ से कांच में गमन कर रही है। तो इसमें क्या होगा? ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमारा दूर वाला तो आंसर होगा नहीं, टुवर्ड्स 1.6। ये हमारा सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है? ये रहा। सिनेबार एस्क से, क्या है? सिनेबार एस्क से धातु निष्कर्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किया जाना आवश्यक है? हमारा क्या पूछा है? जो सिनेबार होता है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS। क्या होता है? मर्करी सल्फाइड होता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनसे जो हमें धातु को अलग करना होता है, तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन जो हमारे कार्बोनेट एस्क होते हैं, उनको अलग, उनसे धातु को अलग करने की हमारी जो प्रक्रिया होती है वो अलग प्रक्रिया होती है। तो कार्बोनेट एस्क को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो सल्फाइड एस्क होते हैं वो उनका जो होता है उसमें रोस्टिंग होती है, और जो रोस्टिंग होती है ना, रोस्टिंग करके सल्फाइड एस्क से धातु को अलग किया जाता है रोस्टिंग से। तो मैं आपको बता दूं, जो रोस्टिंग जो होती है, इसमें जो हीट दी जाती है, इसमें एस्कों को हीट दी जाती है धातु को अलग करने के लिए। तो जो हीट दी जाती है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग होती है। और एक जो कार्बोनेट एस्क होते हैं उनको अलग करने के लिए कैल्सिनेशन होती है।
कैल्सिनेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हीट दी जाती है वो इन एब्सेंस ऑफ एयर दी जाती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है ये कैल्सिनेशन। तो ये तो जो सिनेबार है वो HgS होता है, मरकरी सल्फाइड होता है कहीं ना कहीं। तो इसको सल्फाइड एस्कों से धातु को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो रोस्टिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, फिर से हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक बेलनाकार धातु का तार इस प्रकार बनाया जाता है कि आयतन में बिना किसी परिवर्तन के इसकी लंबाई 25% कम कर दी जाती है। इसका प्रतिरोध कितना % कम हो जाता है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे इसी टाइप का मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है साइंस की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें आया था। तो आप देखिए मैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, कोई नहीं। उसमें क्या हुआ था, 25% बढ़ रही थी, 25% लंबाई बढ़ रही थी, इसमें कम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारा रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, लंबाई से ऊपर नीचे क्या कर लिया था, मल्टीप्लाई कर ली थी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली थी, क्योंकि अगर हम इससे इसे काट देंगे तो हमारा यही आ जाएगा, लेकिन अब हमें इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये रो एल स्क्वायर हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल है नीचे ए जो है हमारा क्षेत्रफल में जब लंबाई से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अब हमसे ये क्या कह रहा है, आयतन में बिना किसी परिवर्तन के, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और जो हमारे रेजिस्टिविटी है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जो परिवर्तन होगा वो केवल लंबाई में हो रहा है, तो एल स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर कोई वर्ग है या कोई आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में मान लो 25% की वृद्धि होती है, तो आप अगर कमी होती है तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं, x + y - x/100, यही तो फार्मूला लगाते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है कि कितने % कमी आई है। तो भाई हम यहाँ पे करेंगे, तो 25 + 25 माइनस 25 हम 625, 25 × 25/100, तो हमारा क्या आ रहा है, 25 हो गया हमारा 50, और माइनस 25 हम 625, कितना आ रहा है, 625/100, तो हमारा -6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 43.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43.75, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, वो हमें बताना है। तो आप देख लीजिएगा, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन, ये बात सही है। जो धनावेशित आयन होते हैं उन्हें धनायन कहते हैं, सही बात है। और जो हाइड्राइड आयन होते हैं वो हाइड्रोजन का ऋणायन होते हैं, ये बात भी सही है। और O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, O2 जो है एक तत्व का एलिमेंट है। ये बताइए, ये सही है गलत है, तो मैं बता दूं ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता 2 होती है, तो मैं बता दूं ये तो भाई गलत है। ये क्या है, गलत है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी परमाणुकता 2 नहीं होती, उसकी क्या होती है, CO2 जो होता है उसके देखिए एक परमाणु ये हो गया और 2 परमाणु ये हो गए, मतलब C + O, तो कितने परमाणु हो गए, 3। कितने परमाणु हो गए, 3। जैसे H2O होता है, उसमें कितने परमाणु होंगे, H + O, कितने हो गए हमारे, 3 परमाणु हो गए। और इसमें कह रहा है 2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो डी में हमारा क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 परमाणु हैं, तो यही हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। और तो हमसे गलत ही पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर जिससे
CaCl2 के रूप में निरूपित किया जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। उसमें जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? CaOCl2 बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और साथ में क्या बनता है? पानी निकल जाता है, वाटर। तो इसमें जो इस टाइप का दिया हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले में पानी और क्लोरीन के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया से नहीं जी, ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड। और तीसरा है रिएक्शन ऑफ वाटर विद कैल्शियम क्लोराइड। और चौथा है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? जो हमारा आंसर होगा वो तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमने क्या किया, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी विल बी द राइट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।